तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट, रे के बारे में पढ़ा था, है ना? और क्या देखा था उसमें? पहचानने, कैसे पहचानना है लाइन को, लाइन सेगमेंट को, और कैसे डिनोट करना है, ये सब सीखा था हमने। तो आज हम क्या देखेंगे? आज थोड़ा सा नया टॉपिक होगा हमारा, उसी से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एंगल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंगल है क्या, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो एंगल, एंगल का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये क्या है हमारा? ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि दो रे के हेल्प से बनाया जाता है उसको, है ना? तो क्या बोलेंगे उसे? द फिगर फॉर्म्ड बाय, द फिगर फॉर्म्ड, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, टू रेज with the two rays with the same initial point, with the same initial point, with the same initial point. The figure formed by two rays with the same initial point is called an angle, is called an angle, is called an angle. तो इसका मतलब क्या हुआ? The figure formed by two rays, two rays का मतलब क्या हुआ? with the same initial point. तो उसने सेम इनिशियल पॉइंट की बात कही है, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब हमने रे के बारे में पढ़ा था कि उसका एक पॉइंट जो होता है, मतलब एक साइड फिक्स्ड होता है, दूसरा साइड एक्सटेंड करता है। हमने ये पढ़ा था रे के बारे में। तो यहाँ पे भी वही है। तो क्या हो रहा है कि एक रे यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, और एक रे थोड़ा सा ऊपर से ऐसे जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो द फिगर फाउंड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? ओ ले लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट क्या है? ए, और इसको हम ले लेते हैं बी। तो क्या देख रहे हैं हम? ओ ए और ओ बी, ये दो क्या दिख रहे हैं? रे दिख रहे हैं। और इससे क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एंगल तो एक इंक्लाइनेशन होता है। तो इंक्लाइनेशन को आप कैसे दिखाओगे? इंक्लाइनेशन को हमेशा कैसे दिखाते हैं? इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाते हैं। मतलब अगर इधर से इस तरह से जाए तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? हमारा हमारा घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है? इस तरह से घड़ी चलती है, इधर से ऐसे चलती है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारा डिफरेंस है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा एंगल होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे मेजर करते हैं। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से मुड़ता है, ठीक है। तो इसमें जब हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे आर्म्स हो गए। इसको क्या बोलते हैं हम? आर्म्स। ये भी आर्म है, ठीक है, ये भी आर्म है। ये आर्म 1, ये आर्म 2, इसको आर्म ओ ए बोलते हैं, ये आर्म ओ बी बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? इसको क्या बोलते हैं? ये जो सेम इनिशियल पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोला जाता है इसे, वर्टेक्स। इसको क्या पढ़ते हैं हम? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारा आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, ओ ए हमारा आर्म है, ओ बी भी क्या है? आर्म है। और ये पॉइंट जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा वर्टेक्स है। तो ये एक अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक आर्म दूसरे आर्म को इस तरह से रोटेट करता है, और जितना अमाउंट रोटेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं हम? इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर किया जाता है इसको डिग्री में मेजर किया जाता है, है ना? तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, इन डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का साइन क्या होता है? इस तरह से, है ना, ऊपर।
अब जैसे 2 डिग्री लिखना हो, मान लो कि एंगल 30 डिग्री है ना, मान लो कि ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो हम इसको क्या लिखेंगे 30 के ऊपर डिग्री, इस तरह से। अब AOB इक्वल टू, मान लो कि यहाँ 30 है तो एंगल AOB इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हमारा 30 डिग्री। अभी कैसे लिखते हैं एंगल को वो बताएंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्म हो गया, ये 2 आर्म, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो कोई बोलेगा अभी तो थोड़ी देर पहले आपने रे बोला था, तो रे हम उस सेंस में बोला था जिस सेंस में आप रे का डेफिनेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि एक फिक्स पॉइंट से एक लाइन जाता है इधर से भी, तो इसको हम एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंड होता है दूसरा साइड, ठीक है, तो इसको हम रे बोलते हैं। तो जब एंगल बन जाएगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, ये आर्म 1 हो गया, ये आर्म 2 हो गया, और ये हमारा क्या है वर्टेक्स है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा होता है, ये ध्यान में रखना है ना। इसको हम याद रखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्शन, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, तो ये क्या हमारा, ये डिग्री का साइन, इस तरह से किसी भी अमाउंट के एंगल को हम इस तरह से डिग्री में लिखते हैं। कोई भी अमाउंट हो, जैसे 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ऐसे ही ऊपर में जहाँ पे पावर लिखते हैं ना वहां पे डिग्री की साइन दे देंगे हम वहां पे, ठीक है, 30 डिग्री। ये तो हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे एंगल को कैसे हम लिखते कैसे हैं एंगल को, मतलब नोटेशन ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नोटेशन ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल, कैसे लिखते हैं हम एंगल को वो देखेंगे, ठीक है। तो जब हम कोई एंगल फॉर्म करते हैं, मान लो कि ये हमने यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ ओ है और ये हमारा पॉइंट बी है, ये रे ओ है, ये रे ओ बी, और ये हमारा एंगल का अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट हमने लिख दिया वहां पे। तो ये क्या है, ए ओ बी। तो एंगल को डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है ना, चाहे तो हम कोई भी तरीके में हम डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे कोई बोलता है कि यहाँ पे आप नंबर लिख के, कोई भी होल नंबर लिख के आप दिखा सकते हो एंगल को, है ना, एंगल 1 एंगल 2 इस तरह से, है ना, कोई भी यहाँ पे नंबर दे दो आप, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, एंगल 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एंगल 1, और कैसे लिख सकते हैं आप चाहें तो आप इस एंगल को कोई स्मॉल लेटर लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर लिख के भी, कैसे, यहाँ पे ए बी सी कोई भी स्मॉल लेटर लिख लो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, है ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और एक नोटेशन और कोई होगा क्या, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, पहले नंबर से डिनोट कर सकते हैं आप एंगल को, आप चाहें तो खुद से कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, हमने तो खुद से ही रखा ना इसे, आप खुद से नाम दे सकते हैं इसे कि हाँ ये एंगल 1 है, ये एंगल ए है, अगर दिया हुआ है बुक में तो सही है, नहीं तो अगर एंगल का नेम नहीं दिया हुआ है तो हम खुद से वहां एंगल 1 लिखेंगे और बोलेंगे कि ये एंगल 1 हुआ, ठीक है, ये एंगल ए हुआ। तो इस तरह से हम एंगल को लिख सकते हैं। ये तो पहला मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं कि एंगल को कैसे लिखा जाता है। ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड हमारा ये है कि जब भी कोई एंगल लिखना हो तो हम जिस पॉइंट से हमने एंगल बनाया है उसका यूज करके हम एंगल को लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रे ओ ए लिया, दूसरा रे क्या है ओ बी, तो जब भी हमें एंगल लिखना होगा
तो जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। कैसे, यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस एंगल कैन बी रिटन एज एंगल AOB। इस तरह से एंगल कहां पे बन रहा था, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, O है ना ये, तो O का कॉमन वर्टेक्स जो है हम उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल, पहले एंगल का साइन दिया, इस तरह से एंगल का साइन होता है, हमेशा इसी तरह से एंगल का साइन देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, AOB। ए पहले यहां से स्टार्ट किया, यहां से कहां तक गए, जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे गए, तो ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है, उस पे गए, O लिख दिया यहाँ पे, और फिर खत्म कहां पे हो रहा है, B। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, और इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने इधर से स्टार्ट किया था, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया था इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BOA। कहां से स्टार्ट करेंगे, B से, बीच में क्या है O, और लास्ट में क्या है A, एंगल BOA, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल को लिखने का तरीका है। तो आप एंगल ऐसा भी लिख सकते हो, AOB या BOA, या फिर कोई नंबर देके या कोई स्मॉल लेटर लिख के ऐसे लिख सकते हैं आप एंगल को। तो ये तो हुआ नोटेशन ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो हम अभी इसमें ये देखेंगे कि जब कब कोई पॉइंट इंटीरियर होता है और कब कोई पॉइंट एक्सटीरियर होता है किसी एंगल के लिए। तो सबसे पहले तो हम एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं, है ना, एक कैसा भी एक एंगल फॉर्म कर लीजिए। यहाँ पे हम एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल बनाया हमने, एक का नेम यहाँ पे C दे दिया, यहाँ पे O दे दिया, और ये हमारा D हो गया। ठीक है, और क्या किया गया है यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स ले लिए, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, Y ले लिया, यह हमारा पॉइंट इस R पे ही है, Z ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ पे है X ले लिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है किसी एंगल के लिए। तो आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट Y दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, एंगल के बाहर दिख रहा है, वो एंगल पे है और ना ही एंगल के अंदर है। तो पॉइंट Y कहाँ पे है, एंगल के बाहर है। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट Y इज आउटसाइड ऑफ द एंगल, आउटसाइड ऑफ एंगल AOB। एंगल का नेम लिखेंगे वहां, AOB है, COD है। ठीक है, एंगल COD ऐसे लिखेंगे हम। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो पॉइंट Y है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो एंगल के एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट Y इज आउटसाइड ऑफ एंगल COD। पॉइंट Y कहां पे है, COD के एक्सटीरियर में, क्योंकि बाहर दिख रहा है, ये खुद से देख सकते हैं आप, इसके रीजन में है क्या, नहीं है, वो अंदर बाहर ही है, इसलिए हमने क्या लिखा, पॉइंट Y इज आउटसाइड ऑफ द एंगल COD। या आउटसाइड को आप क्या लिख सकते हैं, या एक्सटीरियर लिख सकते हो आप, एक्सटीरियर ऑफ एंगल COD। उसी तरह Z को क्या लिख सकते हैं आप, Z कहां दिख रहा है, ना एंगल के अंदर दिख रहा है और ना ही एंगल के बाहर दिख रहा है, ये हमेशा कहां पे दिख रहा है, एंगल पे ही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसे, Z लाइज ऑन एंगल COD। Z कहां पे लाई कर रहा है, COD पे लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद X के बारे में अगर लिखना हो तब हम उसे कैसे लिखेंगे, X लाइज इन इंटीरियर ऑफ एंगल COD।
x lies in interior of angle COD। तो हमने क्या देखा यहाँ से, y जो है एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, z एंगल पे लाई कर रहा है, और x कहाँ पे लाई कर रहा है, इंटीरियर पे लाई कर रहा है। तो ये हमने क्या देखा अभी कि कोई भी पॉइंट अगर एंगल के बाहर हो तो कैसे लिखते हैं, एंगल के अंदर हो तो कैसे लिखते हैं, और एंगल पे हो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर हमने देख लिया। उसके बाद यहां तक होने के बाद हम आते हैं अब इसी इंटीरियर और एक्सटीरियर के प्रॉपर्टी पे एंगल का क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी हम कि इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। तो अगर हम कोई एंगल यहाँ पे फॉर्म किया हमने, यहाँ पे ये हमारा एंगल है, फिर से ए ले लो, इसको ओ ले लो और इसको बी ले लो। ठीक है, ए ओ बी ले लिया हमने। अब तो एंगल को लिखने के लिए भी हमने सीख लिया है। तो ये हमारा क्या है, हमने क्या बोला था कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट को भूलना नहीं है हमें, और इसको हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बाहर हमने तो बाहर भी हमने एक्सटीरियर की भी बात बोली है, हम बाहर भी एक एंगल लेंगे। तो ये हमने अंदर में ले लिया, अब यहाँ से हम बाहर में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे हमने बाहर में ले लिया। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ एंगल 2 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हमने इसको एंगल 1 बोला और इसको क्या बोला, एंगल 2 बोला। तो एंगल 1 को आप क्या बोलोगे, एंगल 1 क्या है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर कब होता है, जब एंगल के अंदर होता है तो इंटीरियर, एंगल के बाहर होता है तो एक्सटीरियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 के बारे में अगर कोई बोलेगा लिखने के लिए तो हम क्या बोलेंगे उसको कि एंगल 1 इज इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर एंगल होगा, अब हमने इसको इंटीरियर एंगल लिखा है तो उसके लिए कुछ कारण देना पड़ेगा। बिकॉज इट लाइज इन साइड ऑफ द एंगल ए ओ बी, है ना, यही होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एंगल 1 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल बिकॉज इट लाइज इन साइड ऑफ एंगल ए ओ बी। कहां पे लाई करता है, ये ए ओ बी के इन साइड में लाई करता है। एंगल 1 को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, बिकॉज इट लाइज इन साइड ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये दोनों आर्म के बीच में है ना, इन साइड ऑफ एंगल ए ओ बी या इन साइड ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। ठीक है, तो एंगल 1 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल बिकॉज इट लाइज इनसाइड ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल 1 इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि वो दोनों आर्म के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए वो क्या है, इंटीरियर है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एंगल 2 क्या है हमारा, एंगल 2 इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटीरियर क्यों बोलेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल बिकॉज इट लाइज आउटसाइड ऑफ 2 आर्म्स। ठीक है, तो अगर आर्म्स के बीच में लाई करेगा तो इंटीरियर, आर्म्स के बाहर लाई करेगा तो
एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। कोई भी एंगल एक्सटीरियर कब होता है, इंटीरियर कब होता है, हमने ये सीखा अभी, है ना। तो इंटीरियर कब होता है, जब वो दो आर्म के बीच में एंगल फॉर्म होगा तो इंटीरियर हो जाएगा, और जब एक्सटीरियर कब होगा, जब वो दो आर्म के बाहर में लाई करेगा तब क्या होगा, वो एक्सटीरियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले तो अभी एंगल का हमने डिफिनेशन देखा, फिर एंगल कैसा होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं हमने वो देखा, फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो देखा हमने। तो आज हमने 3 पॉइंट्स लगभग कवर कर दिए। अब जो आगे का हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा मतलब इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइज ऑफ एन एंगल। साइज ऑफ एन एंगल, साइज ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो एंगल का साइज हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। The size is measured by amount of rotation. The size of an angle is measured by amount of rotation. Amount of rotation मतलब जितना रोटेट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका साइज, है ना, उसका डिसाइड करते हैं। तो द साइज ऑफ एन एंगल इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ रोटेशन, और टर्न भी बोलते हैं इसको, रोटेशन को और क्या बोलते हो आप, टर्न भी बोलते हो। मतलब जितना वो एक आर्म दूसरे आर्म को रोटेट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, साइज बोलेंगे उसका। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, अब मान लो कि आप इमेजिन करना, है ना, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमने एक रे ले लिया, वो है ये हमारा क्या है, ए, ठीक है, हमने एक लाइन ले लिया। अब क्या हुआ कि एक दूसरा रे भी ओवरलैप करके ले लिया, मतलब हम इस तरह से लिए कि एक लाइन पे दूसरा लाइन है ये गिरा हुआ, इस तरह से एक रे पे दूसरा रे इस तरह से गया हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ले लिया। यहाँ तक ये इस तरह से दिख रहा है कि एक रे पे दूसरा रे हमारा ओवरलैप कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि हम इसको उठा के इस तरह से ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम इसको इस तरह से उठा के ऐसे ला रहे हैं। मतलब अब जब हम उठा के यहां तक लाए तो कैसा बन गया, इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब यहां तक लाया हमने, तो ये क्या करे, हम उसको उठा के इधर भी ला सकते हैं। तो जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे इसका साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना हम रोटेट करेंगे उतना एंगल बढ़ेगा। तो जिसका रोटेशन कम होगा वो छोटा होगा, और जिसका रोटेशन ज्यादा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। यही है, इससे यही पता चलता है हमें। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट बी था, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बी था तो हमने उठा के बी को यहाँ पे ले आया। अब बी यहाँ पे रहा नहीं तो हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम फिर से बी को इधर रोटेट कर दिए, ठीक है, यहां तक ले आए, बी को यहां तक हमने ले आया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर ला रहे हैं वैसे वैसे एंगल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे बी आ गया तो इस तरह से बी चलते चला जा रहा है। तो जब बी यहाँ पे था तो एंगल कितना था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं किसको बोलते हैं, हम जीरो को बोलते हैं। तो जब 0 डिग्री था तो ये ओवरलैप था, और जब यहाँ से हमने उठाया तो 0 से थोड़ा सा बढ़ गया वो, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चला गया वो। तो जैसे जैसे हम उठा रहे हैं इसे वैसे वैसे एंगल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, साइज में भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, अगर हम कोई एंगल इस तरह से बनाते हैं, ये मान लो कि एंगल ए है और थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं इस तरह से, तो ये एंगल बी है, और एक बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है, यहां से ये एंगल क्या है, सी है, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, और एंगल बी किससे बड़ा है, सी से। तो इसमें आर्म्स मैटर नहीं करता है कि आर्म्स कितना बड़ा है कितना छोटा है,
मैटर ये करता है कि आर्म का रोटेशन कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है, एंगल ए बड़ा दिख रहा है, सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल का साइज मेजर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने साइज ऑफ एन एंगल देख लिया। तो अब जो बचा हुआ जो इससे रिलेटेड पॉइंट है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।